हेलो इन्वेस्टर्स। ग्रो लाए इंडिया का पहला टोटल मार्केट इंडेक्स फंड और इस इंडेक्स में ऑलमोस्ट सभी शेयर्स शामिल हैं। अगर आपको करना है इंडिया की ग्रोथ में इन्वेस्ट, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आने वाले सालों में किन स्टॉक्स या किन सेक्टर्स में ग्रोथ आने वाली है, तो इस फंड में इन्वेस्ट करना सोच सकते हैं। पर इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को जरूर कंसल्ट कीजिए। इस फंड के बारे में डिटेल में जानने के लिए growmf.in/TMI को चेक कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। इस पॉइंट इन टाइम पर एक कोट जो बहुत ही रेलेवेंट लग रहा है वो है देयर आर डिकेड्स वेयर नथिंग हैपेंस एंड देन देयर आर वीक्स वेयर डिकेड्स हैपन। आजकल जो हो रहा है उसे देखकर आप अग्री करते हैं या फिर नहीं? वेल, कोविड-19, रशिया यूक्रेन वॉर और अब इजराइल हमास वॉर। 2020 के बाद से ऐसा लग रहा है कि मानो दुनिया में चीजें फास्ट फॉरवर्ड में बदल रही हैं। नहीं, 7 अक्टूबर की सुबह को ग्लोबली डिक्लेयर्ड पैलेस्टीनियन टेरर ग्रुप हमास ने इजराइल पर सरप्राइज टेरर अटैक किया था और इसी के रिस्पॉन्स में इजराइल ने हमास पर वॉर डिक्लेयर कर ली है। Inarguably the biggest escalation that has been witnessed in years, the Palestinian militant faction Hamas and Israel appear to be in an all-out war. जी हाँ, इसी के साथ मिडिल ईस्ट एक बार फिर से जियोपॉलिटिकली अनस्टेबल हो गया है, जिसने ना सिर्फ ग्लोबल लेवल पे टेंशन्स बढ़ा दिए हैं, लेकिन इंडिया के लिए भी ये एक चिंताजनक डेवलपमेंट है। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस वॉर का इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पर कैसा रहा है और आगे भी ऐसे कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स हैं जो इस सिचुएशन के एस्केलेट करने से इफेक्ट हो सकते हैं। इजराइल में लगभग 18,000 इंडियंस वहां केयर गिवर्स, स्टूडेंट्स, डायमंड ट्रेडर्स और आईटी प्रोफेशनल्स की तरह रहते हैं और काम करते हैं। लेकिन इस वॉर के इरप्ट होते ही इंडियन एम्बेसी इन टेल अवीव ने बताया कि उनको इवैक्यूएशन के लिए नॉन स्टॉप रिक्वेस्ट्स आ रही हैं। प्लस कई इंडियन कॉर्पोरेट्स भी हैं जैसे कि जिनका प्रेजेंस इजराइल में है, जैसे कि TCS, SBI, सन फार्मा, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा और अदानी पोर्ट्स, जो इस वॉर से इम्पैक्ट होंगे। अदानी ने हाल में ही हाइफा पोर्ट को एक्वायर किया था और इस चौंका देने वाली न्यूज के आते ही अदानी पोर्ट्स मंडे को 3% से ज्यादा डाउन था। ओवर द इयर्स दोनों देशों के बीच के ट्रेड रिलेशंस स्टेडली राइज हुए हैं और लास्ट ईयर ट्रेड नंबर्स में एक शार्प राइज देखने को मिला था जब इंडिया के पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स का इजराइल 4th लार्जेस्ट डेस्टिनेशन बन गया था। जी हाँ, FY23 में इंडिया के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स टू इजराइल ऑलमोस्ट 3.5x हो गए थे अगर हम FY22 से कंपेयर करें तो। इंडियन एक्सपोर्ट्स में इस तरह के शार्प राइज होने से दोनों कंट्रीज के बीच का ट्रेड 37% से इंक्रीज हुआ था। इंटरेस्टिंगली दोनों कंट्रीज के बीच के डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1992 में ही एस्टैब्लिश हुए थे और तब से दोनों के बीच के ट्रेड में मोमेंटम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 1992 में प्राइमरली ट्रेड सिर्फ डायमंड्स तक ही सीमित था, लेकिन आज दोनों कंट्रीज ने अपना ट्रेड पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर लिया है to engineering goods, electronic goods, fertilizers and textiles, agricultural products, petroleum products and pearls और precious and semi-precious stones। साथ ही फ्रांस और रशिया के बाद इजराइल ही हमारा सबसे बड़ा डिफेंस इक्विपमेंट सप्लायर है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस दशक की शुरुआत से ही इजराइल इंडिया के गुड्स के लिए एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंडिया से इजराइल एक्सपोर्ट होने वाले गुड्स में किस तरह का इवोल्यूशन आया है। जहां 2009-2010 में जेम्स एंड ज्वेलरी और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स डोमिनेट करते हैं, वहीं 2022-2023 में इनकी जगह पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और डायमंड्स या पर्ल्स जैसे प्रेशियस स्टोन्स ने ले ली है। लेकिन इजराइल से आने वाले इंपोर्ट्स की भी बात करें तो यहां पर हमें टॉप 2 में कोई भी मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। लेकिन FY23 में इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स और कंपोनेंट्स का इस लिस्ट में आना इंडिकेट करता है कि इंडिया कहीं ना कहीं इजराइल से टेक्नोलॉजी के स्पेस में रिलाई करता है। इस बात से एक बात तो क्लियर होती है कि इस कॉन्फ्लिक्ट के शुरू होने से पहले इंडिया इजराइल के बीच का ट्रेड थ्राइव कर रहा था और श्योरली इसका इम्पैक्ट हमारी इंडस्ट्री पर पड़ेगा। पर कितना?
डिपेंड करता है कि कॉन्फ्लिक्ट कितना लंबा खींचता है। और इतना ही नहीं, इंडिया का इजराइल में सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट्स भी है। अप्रैल 2000 से मई 2023 के बीच इंडिया का इजराइल में क्यूमुलेटिव डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट $383 मिलियन का था। लेकिन एक बात और है जो गौर करने वाली है, स्पेशली जब हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो जैसे जैसे ये वाइडर कॉन्फ्लिक्ट में एस्केलेट और स्ट्रेच होती है, इसका सबसे पहला इम्पैक्ट अनसरप्राइजिंगली क्रूड ऑयल पर आएगा। जी हाँ, कॉन्फ्लिक्ट के शुरू होते ही क्रूड ऑयल प्राइसेस 5% से सर्ज हुए थे और सैटरडे को जस्ट शॉर्ट ऑफ $86 पर बैरल पर क्लोज हुए। और सिंस इंडिया अपनी एनर्जी नीड्स प्रीडोमिनेंटली क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करके फुलफिल करती है, हमें मान के चलना होगा कि जैसे जैसे पेट्रोल का दाम बढ़ेगा वैसे वैसे ऑलमोस्ट सभी चीज़ें महंगी होती जाएंगी। मिडिल ईस्ट में इंक्रीजिंग जियोपॉलिटिकल रिस्क के चलते ऑयल सप्लाई ड्राई होते हुए देखने को मिल सकता है, जो कि ऑयल प्राइसेस में बढ़ोतरी ला सकता है। और ये डेवलपमेंट भारत में इन्फ्लेशन को एक बार फिर आउट ऑफ द केज लाकर खड़ा कर सकता है, जो कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को नेगेटिवली डिसरप्ट करने का पोटेंशियल रखता है। अब हायर इन्फ्लेशन यानी कि प्रोलॉन्ग्ड हायर इंटरेस्ट रेट्स, और हायर इंटरेस्ट रेट्स माने कि स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, ना सिर्फ इंडिया में लेकिन ग्लोबली। तो जब ग्लोबली इकोनॉमिक स्लोडाउन आता है तो हमारी इंक्रीजिंगली वाइब्रेंट इंडस्ट्री के लिए ग्लोबल डिमांड वीक होने की पूरी पॉसिबिलिटीज हैं। हालांकि हमारे ऑयल मिनिस्टर श्री हरदीप सिंह पुरी जी ने कॉन्फिडेंस जताया है कि भारत आने वाली अनसर्टेनिटीज को मैच्योरिटी से नेविगेट करने में बिल्कुल सक्षम है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इन चैलेंजेस की वजह से क्लीनर और ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स की तरफ इकोनॉमीज का ट्रांजिशन और भी स्पीड अप हो जाएगा, जो कि हमारी ईवी और हाइड्रोजन फ्यूल इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव साबित हो सकता है। लेकिन ये हमारी पब्लिकली रन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जैसे कि HPCL, IOC और BPCL के मार्जिन्स पर भारी प्रेशर डाल सकता है। एज गवर्नमेंट की कोशिश यही रहेगी कि आम नागरिक पर इस वॉर का बोझ ना आए। एक और चीज जो हमने बहुत लोगों से सुनी है वो ये है कि क्या इस कॉन्फ्लिक्ट ने रिसेंटली ही G20 में अनाउंस्ड इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर दैट इज IMEC मेगा प्रोजेक्ट को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया है। अब जिनको इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पता उनको बता दूं कि इसका टेंटेटिवली रिलीज्ड रूट इंडिया को UAE से सी लिंक के थ्रू कनेक्ट करता है। फिर UAE से सऊदी अरेबिया, जॉर्डन और इजराइल में रेल कनेक्टिविटी बिल्ड करी जाएगी और फिर इजराइल के हाइफा पोर्ट से ये कॉरिडोर यूरोप को सी लिंक के थ्रू कनेक्ट करेगा। इजराइल और पैलेस्टाइन के इश्यू पर वैसे भी इस ग्रुपिंग के कई मेंबर्स की डिफरिंग पोजीशंस हैं, मगर इस सडन क्राइसिस ने इस ग्रुपिंग के बीच मामला थोड़ा और कॉम्प्लिकेट जरूर कर दिया है। एक तो ऑलरेडी ग्लोबल इकोनॉमीज स्लो डाउन हो रही हैं, अब इस नए कॉन्फ्लिक्ट ने इंडिया के लिए एक्सटर्नल ट्रेड को लेकर नए चैलेंजेस खड़े कर दिए हैं। तो हाउ कैन द इजराइल हमास वॉर इम्पैक्ट द इंडियन स्टॉक मार्केट? अब अगर वॉर इंडियन इकोनॉमी को इफेक्ट कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि हमारी कंपनीज को भी इफेक्ट करेगा, और अगर कंपनीज इंपैक्ट होंगी तो ऑब्वियसली उसका सीधा इंपैक्ट स्टॉक मार्केट में भी देखने को मिलेगा। इनफैक्ट मंडे को ही अगर आपने मार्केट को देखा होगा तो पूरे मार्केट में एक नेगेटिव सेंटिमेंट छाया हुआ था। इजराइल और पैलेस्टाइन के वॉर की खबर जैसे जैसे तेजी पकड़ती गई वैसे वैसे वॉर का लाल रंग इंडियन स्टॉक मार्केट पर भी दिखने लग गया था। लेकिन ये आखिर कब तक चल सकता है? बिकॉज जैसे हमने रशिया वॉर के टाइम देखा था, मार्केट में इस रीजन की वजह से काफी समय तक वोलैटिलिटी रही थी, याद है? वैसे ये तो बताना मुश्किल है, लेकिन हाँ, हम ये ज़रूर देख सकते हैं कि क्या ऐसे कोई सेक्टर्स हैं जो इस इजराइल के वॉर के चलते आने वाले समय में इम्पैक्ट हो सकते हैं। क्यों नहीं? तो चलिए समझते हैं कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो इस वॉर से इफेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहला सेक्टर जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है फार्मा। इंडिया के फार्मा कंपनीज की बात करें तो एक कंपनी शायद हर किसी के जुबान पर होगी, वो है सन फार्मा। अब सन फार्मा की एक सब्सिडरी है टैरो फार्मा, जो कि एक इजराइल बेस्ड कंपनी है। सन फार्मा का इस कंपनी में 72% स्टेक है। अब आगे का तो आप समझ ही सकते हैं कि इस सिचुएशन में अगर इतनी दूर हमारी इकोनॉमी पर इम्पैक्ट आ रहा है तो वहाँ की कंपनीज और बिजनेसेस पे तो कितना गहरा असर देखने को मिल सकता है।
लेकिन सन फार्मा के अलावा भी दूसरे मेजर फार्मा प्लेयर्स जैसे कि डॉक्टर रेड्डीज, ल्यूपिन और टोरेंट फार्मा का भी इजराइल से एक्सपोजर है। ऑफ कोर्स सन फार्मा के जैसे नहीं, लेकिन एक्सपोर्ट्स के फॉर्म में। नेक्स्ट, पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स। अब अगर आपने रशिया वॉर के समय देखा होगा तो कई जगह न्यूज में सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन की बातें हो रही थी, और ये जाहिर सी बात है, अब जब सारी चीजें इतनी ज्यादा इंटीग्रेटेड हैं तो ग्लोबल सप्लाई चेन में दिक्कत आना जाहिर सी बात है ना। लेकिन इस लॉजिस्टिक्स के साइड पर होने वाली दिक्कत में अगर कोई कंपनी पर सीधा इफेक्ट देखने को मिल सकता है तो वो है अदानी पोर्ट्स। और इसका रीजन है इजराइल में लोकेटेड हाइफा पोर्ट, जिसे अदानी पोर्ट ऑपरेट करता है। वैसे अगर इस पोर्ट का अदानी पोर्ट्स के टोटल कार्गो वॉल्यूम में कंट्रीब्यूशन देखें तो वो महज 3% ही है, लेकिन मैनेजमेंट इस सारे डेवलपमेंट को ग्राउंड लेवल पर क्लोजली मॉनिटर कर रही है। अब अगर हम सप्लाई चेन या फिर लॉजिस्टिक्स की ही बात कर रहे हैं तो इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्यूल। हमने जैसे स्टार्टिंग में ही देखा है कि इस वॉर के चलते ग्लोबल क्रूड मार्केट में भी हलचल जरूर होगी और इसका सीधा असर हमारे ओएमसी यानी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, महानगर गैस, रिलायंस इंडस्ट्रीज पे भी इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। इस वॉर के चलते हो सकता है कि क्रूड के प्राइसेस में थोड़े समय तक वोलैटिलिटी देखने को मिले, और इसके चलते ना सिर्फ ओएमसी लेकिन ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल ल्यूब्रिकेंट्स को मैन्युफैक्चर और मार्केट करने वाली कंपनीज में भी हलचल देखने को मिल सकती है। अब इसमें कौन सी कंपनीज आएंगी? वही ना, कैस्ट्रॉल इंडिया। अब क्रूड ऑयल के दाम जब भी ऊपर जाते हैं तो ऑफ कोर्स ये सारी कंपनीज पर तो इंपैक्ट देखने को मिलता ही है, लेकिन ऑलमोस्ट सारी ही इंडस्ट्रीज इस चीज से इंपैक्ट होती है। आखिर फ्यूल के दाम भी तो इफेक्ट होंगे, लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी भी हैं जो इन दाम से डायरेक्टली इंपैक्ट होंगी, जैसे कि पेंट इंडस्ट्रीज। पेंट इंडस्ट्रीज क्रूड के डेरिवेटिव्स को डायरेक्टली अपने मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं, और ये प्राइस में हलचल तो कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, राइट। और इसकी वजह से एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, इंडिको पेंट्स, कंसाई नारोलैक पेंट्स जैसे कंपनीज पर भी एक सीधा असर देखने को मिल सकता है। दूसरा एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट है डायमंड एंड ज्वेलरी का। देखिए, इजराइल के एक्सपोर्ट में वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन आता है डायमंड्स का, जिसमें कंट्री का मेन फोकस है कटिंग और पॉलिशिंग पर रादर देन माइनिंग। अब इस रीजन के चलते इंडिया के जेम्स, डायमंड्स एंड ज्वेलरी के एक्सपोर्टर्स को भी चिंता में डाल दिया है। आखिर हो भी क्यों ना, पिछले साल इंडिया ने इजराइल को $1.2 बिलियन के जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट किए थे। सोचिए, अब इस सिचुएशन में इंडियन कंपनीज जैसे कि कल्याण ज्वेलर्स, टाइटन वगैरह भी फोकस में रह सकते हैं। इसके अलावा एक और सेक्टर जो ग्लोबली इस वॉर के चलते फोकस में रह सकता है वो है आईटी और टेक्नोलॉजी। अभी रिसेंटली ही यूएस जायंट इंटेल अपने सेमीकंडक्टर और चिप के सोर्सेस को डाइवर्सिफाई करने के लिए इजराइल में प्लांट सेटअप करने वाला है। इनफैक्ट इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने उस समय इस डील की वैल्यू $25 बिलियन बताई थी। अब इसकी वजह से कई सारे ग्लोबल प्लेयर्स जैसे कि एनवीडिया और सैमसंग को इंपैक्ट पड़ सकता है, लेकिन इसके अलावा इंडिया के भी कई ऐसे आईटी प्लेयर्स हैं जो अपनी सर्विसेज इजराइल को प्रोवाइड करते थे, जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, विप्रो एटसेट्रा। अब ये सारी बातें तो सही है, लेकिन क्या आपको पता है कि इजराइल वर्ल्ड में ब्रोमीन नाम का केमिकल का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है? लेकिन इस केमिकल की रेस में इंडिया भी ज्यादा पीछे नहीं है, और इंडिया में ब्रोमीन का की प्लेयर है आर्केन केमिकल्स, और इसका असर आपको आर्केन केमिकल्स के शेयर प्राइस पर भी देखने को मिला होगा। आर्केन अपने ट्यूसडे के ट्रेडिंग सेशन में भी 4% प्लस में क्लोज हुआ था। तो फ्रेंड्स, अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं। अब ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन आखिर ये वॉर का इम्प्लीकेशन आगे कब तक देखने को मिल सकता है और किस तरह से देखने को मिल सकता है, ये तो कोई भी नहीं बता सकता, राइट? आपको क्या लगता है, क्या इंडियन स्टॉक मार्केट करेक्ट होगा? आखिर कौन सी कंपनी या फिर इंडस्ट्री को इस वॉर से सबसे ज्यादा इंपैक्ट होगा? प्लीज कमेंट्स जरूर करिएगा। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। याद रखिए कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है और इसमें किसी भी तरह का बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.